retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली को। इस मोड पर जो लॉर्ड ओकुमो है उन्होंने ब्रोली को एक सैन आर्मर दिया है और साथ ही में कुछ कपड़े दिए हैं जो इस मोड पर ब्रोली पहने हुए है। ब्रोली को ये सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही और उसके फादर पैरेगस वो इस मोड पर लॉर्ड ओकुमो की साइड ले रहे थे। ब्रोली की सारी चीज़ें दिमाग से बाहर जा रही थी। तभी वहाँ पर लॉर्ड ओकुमो आते हैं। इस मोड पर लॉर्ड ओकुमो वहाँ पर अकेले नहीं आते, उनके साथ केल भी होती है। इस मोड पर जो लॉर्ड ओकुमो है वो ब्रोली से कहते हैं, तो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने जवानी की याद आती है। मैं जब जवान था तो मैं ऐसा ही था, तुम्हारी तरह थोड़ा सा गुस्सेल, अकेला रहने वाला। इस मोड पर लॉर्ड ओकुमो के साथ केल होती है। केल कुछ भी नहीं कहती, बट जो लॉर्ड ओकुमो थे वो ब्रोली से बात करते करते केल की तरफ मुड़ जाते हैं। वो केल से कहते हैं, बेटी तुम जानती हो तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी तुम्हारे आगे झुक जाएंगे, बट तुम अपने पोटेंशियल को नहीं जानती और साथ ही में तुम साइंस की हिस्ट्री को नहीं जानती। डरो मत, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा और मैं ये देखूंगा कि आखिर ये जो नई लेजेंडरी साइंस है वो कितना पावरफुल है। आज से तुम दोनों को मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ। लॉर्ड ओकुमो वहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और जो केल ब्रोली थी वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। केल ब्रोली से बात करने की कोशिश करती है, बट जब केल ब्रोली से बात करने लग जाती है तब वो ये समझ जाती है कि ब्रोली के पास खुद का इतना परफेक्ट माइंड नहीं है, उसे अपने माइंड को भी डेवलप करना पड़ने वाला है। और साथ ही में जब केल गोकू वेजिटा के बारे में पूछती है तब जो ब्रोली होता है वो कुछ भी नहीं कहता। जो लॉर्ड ओकुमो होते हैं वो दूर से इन दोनों के कन्वर्सेशन को सुन रहे थे और देख रहे थे कि आखिर ये दोनों एक दूसरे की बात पे रिएक्ट कैसे करते हैं। तभी लॉर्ड ओकुमो का स्टूडेंट लॉर्ड ओकुमो के पास आता है। वो पूछता है, क्या हमें बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने के लिए निकल जाना चाहिए? लॉर्ड ओकुमो कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इन्हें 10 डेज तक ट्रेन करने वाला हूँ और जब मैं इन्हें 10 डेज तक पूरी तरह से ट्रेन कर दूंगा तब मैं ये जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मारने की जिम्मेदारी है वो इन पर सौंप दूंगा और मुझे ये पता चलेगा कि आखिर मैं इन्हें कितना अच्छे से सिखा पाऊंगा। इस मोड पर जो मदर ऑफ ऑल एंजल होती है वो समझ जाती है कि लॉर्ड ओकुमो क्या कहना चाहते थे। मदर ऑफ ऑल एंजल सबसे पहले अपने स्टाफ को उठाती है और पिरामिड ऑफ पावर को समन करती है। ब्रोली और केल इन दोनों का ही ध्यान पिरामिड ऑफ पावर की तरफ जाता है। फिर मदर ऑफ ऑल एंजल अचानक से ब्रोली और केल की तरफ बढ़ती है। उन दोनों के सर पर वो अपने स्टाफ को रखती है जिससे कि ब्रोली और केल दोनों ही इस मोड पर इमॉर्टल बन जाते हैं। बाहर की दुनिया का एक दिन पिरामिड ऑफ पावर का एक साल बन जाता है और यहाँ पर इस चीज़ की वजह से जो हमारा ब्रोली होता है उसने सुपर सैन 1, 2, 3 इसे पूरी तरह से अचीव किया और साथ ही में मास्टर किया। इस मोड पर ब्रोली 5 दिन के अंदर ही 1, 2, 3 को मास्टर करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ जो केल है उसने सुपर सैन 1, 2 को मास्टर कर लिया, पर जो सुपर सैन 3 है वो उसकी परफेक्ट मास्टर नहीं हुई। जब भी वो उसे मास्टर करने जाती तब उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करती थी, मतलब कि वो एग्जॉस्ट होकर गिर जाती नीचे। इस मोड पर केल सुपर सैन 3 को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाती, बट दूसरे साइड जो हमारा ब्रोली होता है वो सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है और बाद में उसे ये भी ध्यान में आता है कि आखिर सुपर सैन गॉड यामुशी कौन है और उनकी स्टोरी क्या है। धीरे धीरे कर उसने सुपर सैन गॉड ब्लू को भी अचीव कर लिया। उसकी ग्रोथ देखकर लॉर्ड ओकुमो खुद हैरान हो गया था। लॉर्ड ओकुमो उसे अपना सक्सेसर मानने लग चुका था। वो कहता है, ब्रोली तुम वाकई में तारीफ के काबिल हो। और उसकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी सुपर सैन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, उसने उसे भी मास्टर कर लिया। ये सब करने में उसे और 4 साल लग जाते हैं। इसका मतलब कि 9 साल लगे उसे सुपर सैन गॉड ब्लू तक पहुंचने में। इस मोड पर केल सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन तक ही रह जाती है। वो इस मोड पर सुपर सैन गॉड ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं कर पाती है और पूरे 9 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर इस मोड पर जो लॉर्ड ओकुमो है वो एक दिन ये सोचता है कि उसे केल और ब्रोली को एक ऐसा सच बताना चाहिए जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। अगर इन्हें बताया नहीं गया तो फिर ये उसे कभी जान भी नहीं पाएंगे। लॉर्ड ओकुमो फिर ये कंफर्म कर लेता है कि उसे बताना चाहिए। सच जानने के बाद जैसे ब्रोली पागल सा हो जाता है। सच जानने के बाद ब्रोली को नफरत होने लग जाती है सुप्रीम काइज से और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। वो ये सोचता है कि वो एक एक कर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जान ले लेगा और सारे ही सुप्रीम काइज की, और साथ ही में जो जो चीज़ें लॉर्ड ओकुमो ने बताई थी
वो सारी चीज़ें इस मोड पर ब्रोली के दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाती है। ये कम ही था कि लॉर्ड ओकुमो ब्रोली को उन सारी चीज़ों के विजन्स दिखाने लग जाते हैं। इस मोड पर लॉर्ड ओकुमो केल को भी विजन्स दिखाते हैं, साथ ही में ये बताते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने और सुप्रीम काइज ने क्या क्या किया। केल पहले बिलीव नहीं कर पाती कि आखिर लॉर्ड ओकुमो सच कह रहे हैं। फिर वो जब चांपा के मूवमेंट्स को याद करती है कि जब भी चांपा प्लांट सलाला को विजिट करता था तब उसका नेचर कैसा होता था और वो किस टोन में बातें करता था और सुप्रीम काइज का नेचर उनके साथ कैसा था। फिर केल भी इस चीज़ को एग्री कर लेती है। बट इस मोड पर सिचुएशन ऐसी है कि केल के दिल में वो हेट्रेड जन्म नहीं ले पाती जो ब्रोली के दिल में जन्म ले चुकी थी। इसकी वजह से केल को पसपीरस और चांपा ये दोनों ही बुरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लगे। बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही बाकी सुप्रीम काइज से। बाहर के दुनिया के 10 दिन बीत जाते हैं और पिरामिड ऑफ पावर के 10 साल बीत जाते हैं। लॉर्ड ओकुमो इस मोमेंट पर उन दोनों को लेकर पिरामिड ऑफ पावर के बाहर आते हैं। लॉर्ड ओकुमो ब्रोली और केल को उनके लाइफ का पहला मिशन देते हैं और वो मिशन होता है यूनिवर्स 1 से लेकर यूनिवर्स 12 के सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को और सुप्रीम काइज की जान लेना। मदर ऑफ ऑल एंजल ब्रोली और केल से कहती है, देखो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की और काइज की जान तुम ले सकते हो, बट प्लीज़ मेरे बच्चों की, उन एंजल्स की जान बिल्कुल भी मत लेना। उन्हें गिरफ्तार कर तुम यहाँ पे लेके आओ। और लॉर्ड ओकुमो अपने प्रीवियस स्टूडेंट को भी इस मोड पर ब्रोली और केल के साथ भेज देते हैं, बट वो उनकी मदद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सुप्रीम काइज को मारने में नहीं करेगा। वो उनकी मदद कर सकता है तो किन कामों में, अगर कोई मॉडल डिस्टर्ब कर रहा है तो उस मॉडल को ठिकाने लगाने में। और ये प्रीवियस स्टूडेंट इस मोड पर केल और ब्रोली की अलग मदद नहीं करने वाला। इस मोड पर जो हमारा फेवरेट कैरेक्टर ब्रोली है वो यूनिवर्स 1 से लेकर यूनिवर्स 10 के सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जान ले लेता है, बट वो 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जान नहीं ले पाता, बीरस और चांपा, क्योंकि ये दोनों पहले ही मारे जा चुके थे। बट उसने जिन भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जान ली उन सब की ही डेथ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थी और ब्रोली ने उन्हें मारकर प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने केव में सजा कर रख दिया जैसे कि वो कोई खिलौना हो। इस मोड पर जो केल है वो ब्रोली की इतनी ब्रूटल नेचर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है। उन दोनों की बॉन्डिंग भले ही बढ़ गई हो, बट फिर भी केल को ब्रोली का ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो इसके अंदर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं रखना चाहती थी। तो केल एक काफ़ी वियर्ड सा कपड़ा पहनती थी और काफ़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती थी। इस मोड पर जो ब्रोली है वो यूनिवर्स 10 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जान ले लेता है। फिर बाद में वो जो सुप्रीम काई के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जान ले लेता है और वो कुछ काइस को धमका रहा था। तभी उसे एक नाम ध्यान में आता है और वो नाम होता है जामासुका। ब्रोली ये डिसाइड करता है कि आज नहीं तो कल वो कभी ऐसा चांस करेगा, वो सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करेगा और जामासुका को रिवाइव करके ब्रूटली मारेगा। फिर ब्रोली यूनिवर्स 11 में जाता है वहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने को, और उसे ये पता चलता है कि जो यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसका नाम है बेलमॉथ, और वो जिस प्लैनेट पर रहता है वहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग लोग भी रहते हैं, खास करके मॉर्टल्स। इसकी वजह से जो ब्रोली है वो उसे उस प्लैनेट पर नहीं मार सकता, इसलिए ब्रोली को बेलमॉथ को स्पेस में लेके आके मारना पड़ेगा। बट इस मोमेंट पर जो हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट है मिस्टर टोपो द डिस्ट्रॉयर, इनका लक इतना बेहुदा था क्योंकि ये प्लैनेट बेलमॉथ के बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे अल्ट्रा ईगो की। ब्रोली को ऐसा लगा कि यही है यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ब्रोली अपनी सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन में उसके ऊपर चार्ज कर देता है। ब्रोली 3 अटैक में ही उसकी पूरी हड्डियां तोड़ देता है, उसके हाथों की और उसके पैरों की। इस मोड पर जो टोपो होता है वो इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, बट फिर भी टोपो कैसे भी करके मूव करके अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो कहने वाला होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बट तभी जैसे ही वो अपने घुटनों पर बैठता है ब्रोली उसके मुंह पर काफ़ी पावरफुल किक मारता है जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। इस मोड पर जो टोपो द डिस्ट्रॉयर होता है वो अपनी पूरी एनर्जी को अपने हाथ में लगाता है और वो काफ़ी मुश्किल से हका एनर्जी को क्रिएट करता है। वो काफ़ी मुश्किल से उठता है और ब्रोली के चेहरे पर उस हका एनर्जी को मारता है, पर ब्रोली को इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्रोली एक इमॉर्टल है। इस मोड पर टोपो द डिस्ट्रॉयर को समझ आता है कि उसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ जिरेन द ग्रे जो काफ़ी शांति से अपने रूम में बैठा हुआ था, बट तभी उसे 4 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी की सेंस होती है। पहली तो होती है टोपो द डिस्ट्रॉयर जो आसानी से पहचान जाता है, सेकेंड होती है ब्रोली की जो काफ़ी ज़्यादा मैसिव होती है। इस मोड पर टोपो द डिस्ट्रॉयर की धीरे धीरे वैनिश हो रही थी। जिरेन समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है और जिरेन निकल पड़ता है उस की तरफ, और एक की ऐसी थी जिसे वो काफ़ी हद तक पहचानता था, ऐसा उसे लगता है। जिरेन द ग्रे एकदम से उठ जाता है और निकल पड़ता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। उसकी स्पीड ज़रा कम है, बट फिर भी वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ जाता है
ताकि वो इस मोमेंट पर अपने फ्रेंड टोपो को बचा सके। और वो देखता है दूर से 3 लोगों को। 2 लोग काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े हैं और वो देखता है ब्रोली को, जो इस मोड़ पर टोपो, जिसकी भी हालत पूरी तरह से ख़राब है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। इस मोड़ पर ब्रोली टोपो से बात कर रहा था, इसकी वजह से उसका ध्यान जिरेन पर नहीं जाता। ब्रोली टोपो से कहता है, तो तुम इतने जस्टिस की बातें किए जा रहे हो, तुम जानते भी हो तुम्हारी गॉड्स की वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई और मेरा पूरा होम प्लान डिस्ट्रॉय हो गया। अब मैं अपना रिवेंज लूँ या ना लूँ। इस मोड़ पर टोपो को ऐसा लगता है कि जो ब्रोली है उसका होम प्लैनेट को डिस्ट्रक्शन की मदद से हकाई कर दिया गया है और ब्रोली एक लौता सर्वाइवर बचा है उसकी स्पीशीज का। इसकी वजह से ब्रोली रिवेंज लेना चाहता है। टोपो कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम ही होता है डिस्ट्रक्शन करना, तुम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। ब्रोली का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। जिरेन अचानक से आके उसके जबड़े के ठीक नीचे एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है, जिससे कि ब्रोली के मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसका जबड़े का पार्ट, सर का पार्ट ज़रा सा ऊपर हो जाता है। इस मोड पर जो लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट होता है वो आगे बढ़ता है ताकि वो जिरेन को रास्ते से हटा सके। बट केल अचानक से उस स्टूडेंट को रोक लेती है। वो कहती है कि यहाँ पर जो चल रहा है चलने दो, तुम बस बैठो और एंजॉय करो। ब्रोली ने अपने मुंह से खून साफ किया ही था कि जिरेन ब्रोली के मुंह पर दूसरा पंच भी जड़ देता है और ब्रोली इस मोड पर उस पंच को रोक नहीं पाता या डॉच नहीं कर पाता। वो दूसरा पंच मारने पर बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो उसके नाक पर तीसरा पंच मारता है और ज़रा पीछे हो जाता है। पंच मार के जब जिरेन थोड़ा सा पीछे आ जाता है तब ब्रोली ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि ब्रोली एक साइकोपैथ हो। ब्रोली कहता है, वाकई में तुम में काफ़ी ताकत है, तुम ही हो जिस पर मैं अपनी पूरी पावर्स को अनलीश कर सकता है। ब्रोली एकदम से एक वार्म अप टाइप करने लग जाता है जैसा गोकू करता है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट दूर से ये सब देख रहा था। लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट केल से कहता है, वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग। मैं विश करता हूँ काश मेरे पास इस मोड पर पॉपकॉर्न होते तो मैं इनके बैटल को पॉपकॉर्न खाते खाते देख पाता। इस मोड पर जो केल होती है, केल उस स्टूडेंट से कहती है, तुम इतने में खुश हो गए, अभी इनकी बैटल स्टार्ट भी नहीं हुई है। जिरेन बस ब्रोली के ऊपर पंचेस बरसा रहा है। इस मोड पर ब्रोली जिरेन के काफ़ी पंचेस खा चुका था। इसकी वजह से ब्रोली अचानक से पावर अप करता है और अपनी सुपर सेन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और ब्रोली इस मोड पर भी साइकोपैथ की तरह हंसे जा रहा था। ब्रोली एकदम से जाकर जिरेन के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर एक माउथ बीम फायर करता है और फिर जब वो उस माउथ बीम को रोकता है तब जिरेन का चेहरा काफ़ी हद तक जला हुआ लग रहा था। ब्रोली कहता है, अगर तुम दूसरों के चेहरे पर ऐसे पंचेस मारोगे तो हो सकता है तुम्हारे चेहरे पर ऐसी माउथ बीम लगे। मैंने बस तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दिया। इस मोड पर ब्रोली उसके दोनों ही हाथों को छोड़ देता है और जैसे ही उसके दोनों हाथ छूटते हैं वैसे ही जिरेन जरा सा पीछे मुड़ जाता है और पीछे मुड़ने की वजह से जो ब्रोली होता है वो अपनी माउथ बीन को वापस एक बार फायर करता है। बट ये माउथ बीन पहले वाली माउथ बीन से 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल थी। फिर ब्रोली पंचेस की जिरेन पर पूरी बौछार कर देता है। इस मोड पर जिरेन उसके पंचेस को पूरी तरह से डॉच नहीं कर पा रहा था। जिरेन खुद कंफ्यूज हो जाता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने ज़्यादा डेंजरस पंचेस का सामना करके जिरेन ज़रा दूर जाके गिरने वाला होता है और दूर जाके गिरता ही है कि तभी जिरेन गिरता है और ब्रोली उस पर काफ़ी सारे की अटैक्स शूट कर देता है। केल अचानक से उन सारे की अटैक के सामने आ जाती है और तभी जब ब्रोली ये देखता है कि केल उन की अटैक्स के सामने आ चुकी है, ब्रोली उन सारे की अटैक्स को वापस अपने पास बुलाने लग जाता है और अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रोली केल से जब इसकी वजह पूछता है तो केल कहती है, असल में तुम जिससे लड़ रहे हो ये मेरा फ्रेंड है जिरेन द ग्रे। ये प्लॉट ट्विस्ट देखकर जिरेन की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसने केल को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर जिरेन केल को पहचान जाता है कि ये वो लड़की है जिससे जिरेन टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ चुका है और इस मोमेंट पर जिरेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस मोमेंट पर जो लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट होता है वो केल से कहता है, छी तुमने पूरा मजाक किरकिरा कर दिया, मैं बस ये देखना चाहता था कि ब्रोली के अटैक्स इस मॉडल को किस हद तक डैमेज कर सकते हैं, पर तुमने इस अटैक को इतने आसानी से रोक लिया। छी, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस मोड पर बेलमोट प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होते हुए वो नहीं आ पाया। पर जब वो वहाँ पर आ जाता है वो अपनी 100% पावर्स के ऊपर चला जाता है। वो कहता है, तो तुम हो यहाँ पर जिन्होंने मेरे दोनों ही मॉडल्स को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दी है। ब्रोली बेलमोथ को देखता है और बेलमोथ को देखते ही वो समझ जाता है कि यही है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उसके कपड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह लग भी रहे थे। ब्रोली एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है और उस अटैक को सीधा बेलमोथ के सर पर मारता है और ये अटैक उसने
इतने ज़्यादा डेंजरस तरीके से किया था कि बेलमोथ का सर डिस्ट्रॉय हो जाता है और बेलमोथ की वहीं पर मौत हो जाती है। इस मोड पर जो लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट होता है वो जल्दी से देखता है कि आखिर जो यूनिवर्स 11 की एंजल है मार्गरेटा, उसकी लोकेशन क्या है। वो जल्दी से जाकर मार्गरेटा को एक ऐसे लूप में फंसा देता है जिससे कि मार्गरेटा कभी बाहर नहीं आ सकती। फिर वो अपने स्पेल्स को बोलना स्टार्ट करता है और मार्गरेटा को इस मोड पर टेलीपोर्ट करता है जहाँ पर इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल्स है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है, क्या हमारा ब्रोली इस मोड पर पूरी तरह से इविल हो चुका है या फिर उसमें अच्छा ही बाकी है। और यहाँ पर हमने देखा है कि लॉर्ड अकुमो ने ब्रोली को कुछ बताया और ब्रोली इस हद तक गॉड से नफरत करने लगा जैसा कि गॉर द गॉर बूचर करता था मार्वल फ्रेंचाइजी वाला। तो ऐसा क्या होगा इसके पीछे रीज़न, क्या रीज़न बताया है लॉर्ड अकुमो ने ब्रोली को। अगर हम ये देखें तो फिर फ्यूचर में गोकू वेजिटा ये दोनों ही मल्टीवर्स में रिटर्न आने वाले हैं। अगर तब इनकी मुलाकात ब्रोली से हो गई तो फिर उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें कैसे लगेगा अगर कोई सेयन उनके पीछे से स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए तो उन्हें कुछ ना कुछ मेहनत करनी ही पड़ने वाली है ब्रोली को सरपास करने के लिए। बट यहाँ पर ब्रोली ने MUI गोकू को सरपास ज़रूर से कर दिया है। देखा जाए इस मूवमेंट पर जो हमारे लॉर्ड अकुमो है वो ब्रोली को अपने सक्सेसर के तौर पर देख रहे हैं। इसका मतलब कि ब्रोली इतना भी वीक नहीं है। तो इस वीडियो में काफ़ी पैसे निकल के आते तो इन पैसों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना, चेक कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर उसे कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।